जब दुनिया की अर्थव्यवस्था करवट ले रही हो, कहीं टैरिफ बम फूट रहा हो, कहीं युद्ध रुक ही ना रहा हो, तो बड़े सरल अंदाज में, बड़ी सरल भाषा में समझना जरूरी हो जाता है कि भाई ये दुनिया में चल क्या रहा है। और यही आपको बड़े सरल अंदाज में समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, जो कि डीयू में प्रोफेसर हैं और बड़ी जानी मानी इकोनॉमिस्ट भी हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लवीना जी, मुझे अपने शो पे लेने के लिए। और आज क्योंकि मैं खुद भी आपसे उतनी सरल भाषा में समझना चाहूंगी, हम जरूर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वहाँ टैरिफ बम फूट रहा है, अमेरिका में वॉर है जो बंदी नहीं हो रही, उधर रशिया यूक्रेन, फिर उधर इजराइल ईरान, एक नया मोर्चा खुल गया। इस वक्त मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, भाई चल क्या रहा है दुनिया में? अगर इसको बहुत ही सरल भाषा में बोलें तो ये एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। मेरे हिसाब से ये बेसिकली दो सुपर पावर्स बीच में हैं। एक तरफ अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर की पोजीशन में देखता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और एक तरफ चाइना जिसने 2049 के लिए 100 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं वर्ल्ड पावर बनूंगा आज से 100 साल में। तो ये दोनों जो ग्लोबल पावर्स हैं, इनके बीच की बेसिकली लड़ाई चल रही है। इनमें से कौन ज्यादा अपने आप को सुपर पावर बनाने को तैयार है। और यहाँ पे पोजीशनड है इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जो अब इतने संयम से हर चीज में काम कर रहा है और इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स लवीना इस समय इतने जोरदार हैं कि दोनों इकोनॉमीज को समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी अपनी लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बीच में बंदर। अब मैं ये नहीं कह रही कि भारत बंदर बिल्कुल नहीं है, समझदार मैं कहूंगी ऐसा है कि दो ये आपस में लड़ रहे हैं और भारत की यहाँ क्या पोजीशंस बन के आएगी, ये अपने आप में बहुत देखने वाली दिलचस्प स्थिति बन के आ रही है। प्रोफेसर दीप्ति, क्योंकि हमने देखा भी ना, अब आपने क्योंकि हम भारत की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत मजबूत स्थिति में, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और अगर मैं और सरल भाषा में कहूँ तो भारत से कोई भी अपने रिश्ते बिगाड़ना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा यहीं पर है। भाई आप वहाँ कुछ भी बना लीजिए, लेकिन आपको बेचने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा। और फिर जो रिश्ते जो बीते सालों में मजबूत हुए हैं, अब इस ट्रम्प वाले जो टैरिफ वाला पूरा चैप्टर है उसमें समझना होगा। पहले ट्रम्प ने कहा कि भाई इतना हम टैरिफ लगाएंगे और इतना, ये टैरिफ बम एक तरह से फोड़ेंगे। भारत संयमित रहा, ठीक है, आगे इस पर बात होगी, बातचीत जारी रखी। फिर ट्रम्प ने वो ट्वीट, मुझे लगता है आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो भारत तो हमारा दोस्त है, आगे इस पर सोच रहे हैं। तब भी भारत ने यही कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है उसने बैकफुट पर ला दिया, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल लवीना, बिल्कुल नीति ने ही बैकफुट पे नहीं लाया, हम कहेंगे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और मोदी जी के जो एक्शंस चल रहे हैं आज हमारी जो इकोनॉमिक फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे, कूटनीति के फ्रंट पे जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, वो केवल अमेरिका को ही नहीं पूरे विश्व को बैकफुट पे लाने वाली सिचुएशन है। जैसे अगर हम देखें, ये जो SCO समिट अभी खत्म हुआ 1 सितंबर को चाइना में जो खत्म हुआ, तैंजिंग में जो हुआ, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था लवीना जी। आप वो देखो वहां पे कौन कौन सी कंट्रीज थी। हमने वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन करवाता है भारत, 9 बार टेररिज्म का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और फिर वो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन होती है जिसमें हम पुलवामा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कल्प्रिट्स के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हम टेररिज्म की ही नहीं, टेररिस्ट फंडिंग की बात कर रहे हैं। हम उनके सामने कर रहे हैं जो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, टेररिस्ट फंडिंग की बात कर रहे हैं। टेररिस्ट फंडिंग में सीधा अटैक वो अमेरिका और चाइना को कर रहे हैं कि भाई तुम अपने घर में बैठो, मेरे ऊपर तो हाथ उठाने की कोशिश मत करो। और हम सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, उस जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन कर रहा है चाइना, साइन कर रहे हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, साइन कर रहा है तुर्की, साइन कर रहा है अजरबैजान। तो ये अपने आप में इतना बड़ा मैसेज है कि भाई यू कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड, वी आर द नेक्स्ट सुपर पावर। हम उभरती इकोनॉमी है, तुम आपस में लड़ते रहो, मैं ये हूं मैं वो हूं। भारत अपने स्टैंड से, अपने संयम से, अपनी पॉलिसी से जवाब दे रहा है वर्ल्ड को कि आगे आने वाला समय भैया भारत का ही है। विश्व गुरु भारत ही बनेगा। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया बीच में थोड़ा टाइम खराब हुआ, लेकिन अब विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत ही बनेगा। मैं इसमें 1 मिनट आपका लूंगी रवीना, मुझे इसमें ना मैथिली चरण गुप्त की एक पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं भारत भारती से, और वो इतनी सटीक बैठती हैं भारत के लिए और जो ये इस समय माहौल चल रहा है। भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो कि ऋषि भूमि वह कौन, वह भारत देश है। और यही उन्होंने इतने साल पहले लिखा था और यही आगे आने वाले समय का ये लवीना भारत का समय है।
और होगा। और आपने इसके माध्यम से भारत की ताकत क्या है और जो आज नहीं वो पहले ही बताई जा चुकी थी, आपने वो समझाया। अब क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना देखिए सबसे मुश्किल काम माना जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि बाहर कहा जाता है, ये तो अमेरिकन भी मानते हैं, अमेरिका में भी यही कहा जाता है। आपको इस वक्त ट्रंप की टैरिफ नीति समझ में आ रही है और ये कहाँ जाएगी आगे, आप कुछ समझ पा रही हैं? लवीना, ये एक मिथ बना रखा है। मैं तो ये बोलूंगी कि ये ट्रंप ने एक मिथ बना रखा है कि मुझे समझना मुश्किल है। अगर आप अगर आप साइको एनालिसिस करो, ट्रंप से ज्यादा आसान किसी आदमी को समझना है ही नहीं। कैसे? वो बिल्कुल उसका एक बेसिक मोटिव है। देखिए, अगर हम ओरिजिन्स पे जाएं, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई लवीना? ये सब तो टैरिफ लगना कि हम रशिया को फंड कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव है। हाँ। बिल्कुल है जी। पहले इसके जेनेसिस पे जाओ कि जेनेसिस क्या है, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? शुरू इसलिए हुई क्योंकि जबरदस्ती के लिए अमेरिका ने कहा कि भैया यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा। अरे भाई, यूक्रेन की मर्जी, नेटो का हिस्सा बने ना बने, हाँ। जबरदस्ती अमेरिका उसको नेटो का हिस्सा बना रहा है। और अगर हम नेटो की बात करें, आर्टिकल 5 नेटो का कहता है अलविना कि एक दूसरे के अगर टेररिस्ट अटैक होगा या कोई मिलिट्री प्रॉब्लम आएगी तो वो देश एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहेंगे। तो ट्रंप ने एक नया ही माहौल शुरू कर दिया। आप देखो कि वहां पे वो बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड को अनेक्स करने की। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क नेटो का एक हिस्सा है। फिर वो बात कर रहे हैं कनाडा को 51st नेशन बनाने की। कनाडा भैया फिर नेटो का हिस्सा है। खुद तो तुम अपने देश संभाल नहीं पा रहे नेटो के, यूक्रेन को उसमें और घुसा लो जबरदस्ती का। फिर इसके चलते ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये वहीं से लड़ाई शुरू हुई। 2022 में प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हुई थी। और अब जो हम बात कर रहे थे कि ट्रंप को समझना बड़ा कंफ्यूजिंग, ट्रंप को बिल्कुल समझना कंफ्यूजिंग नहीं है। साम दाम दंड भेद की नीति पे वो चलता है। वो कोशिश करता है कि भैया जैसे गली मोहल्ले के गुंडे नहीं होते हैं कि जी मैं गुंडागर्दी करूंगा, सामने वाले ने ज्यादा बड़ी गुंडागर्दी कर दी तो मैं बैक फुट पे आ जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी गुंडागर्दी चलाता रहूंगा। वो इसी पे चल रहा है। आप उसकी पॉलिसीज देखो, चाइना के साथ टैरिफ लगाया, फिर जी चाइना ने और थोड़े जोर से दहाड़ दिया तो वो हॉलिडे पीरियड में चला गया है। यहाँ पे मोदी जी रिलेंट नहीं किए तो वो अब उसी दिन जिस दिन एससीओ पे साइन हुआ है उसके थोड़ी देर में मार्को रूबियो, मतलब वहां चल रहा है एससीओ समिट, और मार्को रूबियो जो यूएस वहां पे अपने इतनी अच्छी पोस्ट होल्ड करते हैं, उनका ट्वीट आता है जी इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड। 1 सितंबर 5 सितंबर को ट्रंप ही कहता है, एक बार नहीं 5-7 बार जिक्र करता है मोदी इज अ ग्रेट मैन बट आई एम नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट पॉलिसीज। अरे भाई, तुझे खुश करने का ठेका लेके रखा है क्या मोदी जी ने या भारतीयों ने? ट्रंप ही सेइंग अगेन एंड अगेन मोदी जी इज अ ग्रेट मैन, मोदी जी इज अ ग्रेट मैन। भैया तुम अपने आप ही वर्ल्ड को सिग्नल दे रहे हो कि मैं मान चुका हूं वो ग्रेट मैन है, मैं पंगा नहीं ले रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। शायद वो डर जाए, शायद वो धमक जाए, ये हाल। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो, भारत किसी से भी डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी सत्ता संभाली है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना कद लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने क्योंकि 2022 से जब से वॉर स्पेशली शुरू हुआ यूक्रेन रशिया की बात की, देखिए बाइडेन की जो पॉलिसी थी वॉर को लेके वो पूरी अलग थी। अब ट्रंप है और जब ट्रंप सत्ता में आए तो ही सबसे बड़ा वादा तो ये था कि भाई वो युद्ध रुकवा देंगे, फिर वो पीस प्राइस की भी वहां पे बात आई। तो आपको क्या लगता है कि ये वॉर रुकवाना क्या इतना मुश्किल है या चाह नहीं रहे हैं, या ये वॉर कैसे आपको कुछ समझ में आ पा रहा है अभी? देखो लवीना, वॉर ऐसे नहीं रुकती है कि मैंने आज ट्वीट कर दी जी वॉर खत्म हो जाएगी। वॉर के लिए आपको मध्यस्थता करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, टेबल पे आना पड़ता है, दोनों पार्टीज को लाना पड़ता है। वहां ट्रंप और रशिया में पुतिन के साथ तो उनकी बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। पुतिन अपनी गाड़ी में 10 मिनट रुकते हैं और मोदी जी को लेकर जाते हैं। तो वहां पे आपके साथ जो अब ज़ेलेंस्की का भी जो बर्ताव है, ज़ेलेंस्की इंडिया को ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। तो केवल ट्वीट करते रहने से, इट्स नॉट अबाउट माय विश, इफ विशेस वर हॉर्सेस लवीना एवरी बेगर्स वुड बी राइडर्स, ये कहावत बहुत पुरानी चली आ रही है। उनके विश कर देने से, उनके ट्वीट कर देने से जी वॉर नहीं रुकेगी। उनको एक वो फैक्टर, एक ट्रस्ट फैक्टर लाना पड़ेगा रशिया और यूक्रेन के बीच में, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ेगी, जो मैं समझ रही हूँ कि इस समय ट्रंप उस स्थिति में ही नहीं है। ट्रंप जो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, वो अपना मुखौल बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो दोनों को ये ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं दे रहे कि हाँ जी भैया बैठ जाओ, मैं एक मैच्योर पार्टनर की तरह तुम्हारी वॉर रुकवाने के लिए सक्षम हूँ। दैट ट्रस्ट फैक्टर इज मिसिंग, जो मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत जल्दी मोदी जी को एक औपचारिक न्योता आएगा। और शायद, आई मीन दिस इज अ प्रेडिक्शन नाउ, मे बी इट्स एन एस्ट्रोलॉजर, बट मुझे जो वर्ल्ड की सिचुएशन बनती दिख रही है, मध्यस्थता होगी, टेबल पे बैठेंगे तो ही वॉर रुकेगी। तो ये कौन करा सकता है?
मुझे तो लगता है कि भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी उसमें, क्योंकि जो रिक्स थ्योरी अभी बन के आ रही है, देखिए चाइना और रशिया हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इंडिया एंड रशिया हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। अब क्योंकि इंडिया और चाइना, अब अमेरिका की ये ट्वीट थी, वी हैव पुश्ड, ट्रम्प की ट्वीट थी, वी हैव पुश्ड इंडिया टू द डार्केस्ट चाइना, वो खुद ही मान रहा है कि हमने उसको चाइना की तरफ, इंडिया को पुश कर दिया। तो अब ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन आएगी, क्योंकि देखिए चाइना और ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट शी की इतनी वो नहीं है ट्रस्ट फैक्टर जितना ज़ेलेंस्की और मोदी जी का बन चुका है। वो बार बार उनको फोन कर रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे फैक्टर्स और बहुत अच्छा एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को औपचारिक तरीके से मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, जिसके तहत ये वॉर, क्योंकि देखो ये ऐसे नहीं है कि आज ट्वीट कर दिया और जी खत्म हो गई, ये डी एस्केलेट, डी एंगेज स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आज शायद, आज का मेरा मतलब है कि अगले महीने तक अगर हम इसको देखते हैं स्थिति ऐसी बनती हुई, तो दिसंबर जनवरी तक ये वॉर पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। और ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने कहा, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं इसको, मैं और आपसे समझूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, जब भी देखिए वॉर का जिक्र आता है, मुझे लगता है हमेशा कोई भी मंच क्यों ना, प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध तो जी आपका समाधान हो ही नहीं सकता, आप वो बौद्ध की नीति है, हम बुद्ध का देश है, ये हमेशा उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है कि वो शांति से समाधान मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा सकते हैं? ये वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल शांति से ही होगा लवीना। वो देखिए जो मादा रखते हैं कि रशिया की जमीन पे जाके बोलते हैं कि सुनिए जी पुतिन जी, आप जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने भी वर्ल्ड पावर होंगे, बट दिस इज नॉट द एरा फॉर टेररिज्म। ये चीज वो बोलते हैं, तो वो क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया लड़ाइयों से तो कोई सोल्यूशन बनने वाला है नहीं, आपको इसको शांतिपूर्वक ढंग से ही बैठ के बात करनी पड़ेगी। और देखो, मैं इसमें थोड़ा सा, अब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लो या जो चल रहा है डीप स्टेट की जो बात होती है लवीना, आप अगर अभी हम इतिहास में देखें, केवल एक इंडिया पाक का ये युद्ध है जो ट्वीट के माध्यम से खत्म हो गया है, फोन हुआ खत्म हो गया। इसकी अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग में जाएं, अब इसके लिए ट्रम्प अपने आप को, क्योंकि वो पीस प्राइस के लिए अपने आप को एक पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी मैंने रुकवाया, वो तो साफ मना कर चुके हैं, मतलब वो तो इंडिया ने तो साफ बता दिया। हाँ। नहीं, बट अमेरिका की क्यों उसके लिए एक उसको क्यों इम्पोर्टेंट था, जरूरत क्या थी इसकी? और वो उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प का, और मैं इसी पे आ रही हूँ, मैं आपको बीच में क्योंकि रोक रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था उस वक्त। और डोनाल्ड ट्रम्प की खुद उनके ट्वीट ने ही वापस उनको बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीज फायर जी हो गया और ये करा दिया, और फिर रात में पाकिस्तान ने क्या किया वो सब जानते हैं। देखो, ये उस समय अमेरिका की, मैं इसी बात पे कंटिन्यू करी थी लवीना, वही कंटिन्यू करूंगी। अमेरिका की उस समय वो मजबूरी बन चुकी थी। देयर इज अ ग्रेट थ्योरी गोइंग ऑन एंड व्हिच हैज गॉट इट्स फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि देयर इज नो स्पार्क विदाउट फायर लवीना। अमेरिका का न्यूक्लियर आर्ममेंट्स, न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत सारी कंट्रीज में पार्क्ड है, जिसमें बहुत सारा पाकिस्तान में भी पार्क्ड है। और जो हमने अपने ब्राह्मोस से नूर खान एयरबेस पे जब अटैक किया, क्योंकि ये थ्योरी बहुत चल रही है कि नूर खान एयरबेस में अमेरिकन आर्सेनल पार्क्ड है, तो भैया जैसे ही हम उसके दरवाजे तक पहुंचे, तो अब जब आपने दरवाजा फोड़ दिया तो आपको घर में घुसते कितनी देर लग रही है। तो वहां हम एकदम से ट्रम्प की, क्योंकि ये सब कॉन्स्पिरेसी, वो मानता कभी नहीं है कि मैंने अपने सारे आर्सेनल्स वर्ल्ड ओवर पार्क करके रखे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसका वहां पे उसका बेस है रखने के लिए। तो अगर वो एक्सपोज हो जाता, अगर वो निकल आ जाता सामने, या वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो अमेरिका की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। और अगर सामने आ जाता तो इतना मेजर एक्सपोज होता कि वो ट्रम्प की मजबूरी बन गई थी। पीस प्राइस वगैरह तो बात की बात है, वो समय मजबूरी थी। आप एक चीज कोवर्टली कर रहे हो और वो दुनिया के सामने भारत लेकर आ रहा है, तो आप तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गए जी, आपको तो करना ही पड़ेगा वो। ये सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी। लेकिन क्योंकि हम रशिया और यूक्रेन के वॉर की बात करें, आपको वो मीटिंग याद होगी, वहाँ ट्रम्प मिलते हैं पुतिन से, वो मुलाकात होती है, लेकिन फिर सवाल पूछा गया भाई जिन दो की आपको मध्यस्थता करानी है, या तो आप उनको कॉल करते, या आप उनको साथ में रखते, या उनको साथ में बिठाते। इस मीटिंग के बाद आपने कहा जी अब अगली मीटिंग की बात हो गई है। तो ये मतलब इसको कैसे समझा जाए? कंफ्यूज्ड है वो। वही तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि जी आपके ट्वीट कर देने से, आपके बोल देने से लड़ाई खत्म नहीं होती। इट इज एक्चुअली अकिन टू जी के दो बच्चे लड़ रहे हैं, मम्मी अमेरिका कहीं बैठी है बोल रही है अरे मेरे बच्चे लड़ाई खत्म कर देंगे, अरे मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होता जी। आपको बैठना पड़ेगा, नेक्स्ट मीटिंग की डेट हो गई, अरे तो बीच में क्या हो रहा है, वहां कॉन्टिन्यूसली लड़ाई चल रही है। तो उसकी वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना कि इट इज लाइक अ पेपर टाइगर, वो अपने आप को दिखा रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अंदर से अमेरिकन इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। इधर पुतिन और क्या ज़ेलेंस्की की क्या ये क्योंकि सवाल देखिए पूछा जाता है हमेशा
कि क्या ये ईगो वाली या फाइट हो गई है क्या, मतलब दोनों तरफ से अगर हम समझें तो? ईगो वाली फाइट कहीं ना कहीं कह भी सकते हो लवीना इसको कि यस, थोड़ी ईगो वाली फाइट अब आ चुकी है, क्योंकि इतनी ऑन ग्राउंड फाइट नहीं हो रही। बीच बीच में हम फायरिंग्स एंड क्रॉस कंट्री, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड फाइटिंग्स देखते हैं, बट बिल्कुल ये ईगो वाली फाइट हो चुकी है, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा कि आगे बढ़े कैसे। तो वही नुकसान हो रहा है, वो अलग है, नुकसान तो हो ही रहा है। देखो, वॉर्स कैन नेवर बी फॉर द गुड। अब नेपाल को ही देख लो, ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे चली गई इकोनॉमी, जो नेपाल में वहां पे हाल हुआ है। तो बिल्कुल ये ईगो वाली वॉर है कि दोनों को अब समझ ही नहीं आ रहा कि वे फॉरवर्ड क्या है। वहां एक अमेरिका है, बोलता जा रहा है मैं वॉर खत्म करा दूंगा, मैं वॉर खत्म करा दूंगा। फॉर्मल लेवल पे कोई मध्यस्थता अभी तक कर ही नहीं रहा है। तो आपने नेपाल के लिए भी कहा कि 10-15 साल पीछे चला गया। अब देखिए, क्योंकि भारत को इसीलिए इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी, और हमारे 2 पड़ोसी पहले देखिए, पाकिस्तान को तो आप हटा ही दीजिए, वो तो वैसी बर्बाद उसकी इकोनॉमी है, उसको तो हम जानते हैं। इधर बांग्लादेश का भी यही हाल हुआ, उससे पहले श्रीलंका का भी यही हाल हुआ। ये नेपाल में जो इस वक्त चल रहा है, हालांकि वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद दूसरी सरकार बन जाएगी, हम उनको जिम्मेदारी कार्की ने कहा सौंप देंगे। आप नेपाल की इस कंडीशन को कैसे देखते हैं भारत के लिहाज से? देखो, अगेन इसमें अगर हम डीप स्टेट की थ्योरीज पे जाएं तो लवीना, ये जो नेपाल की स्थिति है ये बहुत डेलिब्रेट स्थिति है। अगेन वही अमेरिका और चाइना की जो प्रॉब्लम्स है ना, जो उन दोनों की एक इच्छा है कि हमें वर्ल्ड पावर बनना है, उसके बीच में सारी कंट्रीज पिस रही हैं। क्योंकि अगर आप देखो, ये जो हुआ है अभी नेपाल में, किस वजह से भड़के, ट्रिगर क्या था कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। क्यों भैया? वही मेटा इंडिया में जब अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, चाइना का टिकटॉक वो अपने आप को नेपाल में रजिस्टर करा सकता है, तो मेटा को इतनी क्या पड़ी थी रजिस्टर नहीं कराने की? देखो, जो वो हमारा अरब स्प्रिंग का केस हो, अगर आपको याद हो लवीना, अरब स्प्रिंग का केस टूनिसिया से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका इस आर्ट को मास्टर कर चुका है कि उसने सोशल मीडिया कंट्रोल करके कैसे उसने टेररिज्म फैलाना है, कैसे उसने अराजकता फैलानी है, कैसे उसने कंट्रीज की गवर्नमेंट को टॉपल ओवर करना है। क्योंकि अगर हम नेपाल के फंडामेंटल समझें, अगर आप ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, एक तरफ मैं क्योंकि चाइना की भी बात करी हूँ, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चल रहा है, वहाँ पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर चल रहा है, वहाँ स्प्रिंग पर्ल्स थ्योरी चल रही है। चाइना हर तरफ से अपनी पावर को साउथ एशिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अमेरिका है जिसको दिख रहा है कि चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है। तो ये सब जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी लवीना, सॉरी रोल रिवर्सल कर रही हूँ, कैन यू इमेजिन, डू यू नो कि कितना इस समय वर्ल्ड में चाइना का लोन चल रहा है? जस्ट अ फिगर सोच के देखो, इंडिया की इकोनॉमी इस समय 4.7 ट्रिलियन की है, सोच के देखो कितना डेट चल रहा होगा चाइना का। आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस, तो ये बड़ा होगा कुछ आंकड़ा, फिर भी कितना आप इमेजिन कर सकते हो? 3 ट्रिलियन का डेट चाइना का, चाइनीज डेट जो हम डेट ट्रैप जो हम बोल रहे हैं, 3 ट्रिलियन भैया, पूरी इकोनॉमीज उसमें समा जाती हैं। 3 ट्रिलियन का डेट चाइना का वर्ल्ड ओवर चल रहा है, जिसमें मेजर कंट्रीज क्या है? सबसे बड़ी कंट्री तो पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डेटर ऑफ चाइना ऑन दिस डेट। उसका इस समय $22 बिलियन का चाइनीज डेट है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस कंट्रीज में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे उपद्रव आ रहा है, वहां चाइनीज का बहुत बड़ा डेट चल रहा है। वो सब BRI के अंडर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चाइना उनको अपने डेट के अंदर डुबाता जा रहा है। और क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, इसमें नाइजीरिया और बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जिनके लिए अलार्म बेल है कि भैया जग जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। नहीं संभले तो ये 3 तो हो चुके हैं, अगले आप होने वाले हो। इसमें अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ये तो हो गया चाइना का रोल, अब अमेरिका का रोल। भैया क्यों मेटा को रजिस्टर नहीं करा सकते थे? मेटा को ना रजिस्टर कराने की ये बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि मैं जैसे आपको अरब स्प्रिंग्स की बात कर रही थी, अरब स्प्रिंग्स में क्या हुआ था, उन्होंने 2011 से टूनिसिया से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा जी कि भैया हमें ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए टूनिसिया में, तो वही सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने पूरा उसको टॉपल कर दिया, पूरी सरकार बदल दी, वहां डेमोक्रेसी आ गई। सेम टू सेम वो करते जा रहे हैं। आप बहरीन देखो, इजिप्ट, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, और ये चलता आ रहा है। 2024 में ऑफिशियली उसने कहा कि मैं इसको सीरिया में अब ये अरब स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा अमेरिका, लेकिन फिर भी जो यहाँ हुआ है अरब स्प्रिंग का ही तो ऑफशूट है। नहीं तो आप ये भी समझाइए कि आपने इसमें चाइना का रोल बताया, इसमें अमेरिका का रोल समझाया, और मैं भारत के, क्योंकि नेबर जो कंट्रीज हैं उनकी ज़्यादा बात कर रही हूँ, उनका मकसद क्या है ऐसा करने से, और भारत पे इसका क्या असर, मतलब ये क्या इंटेंशनली मतलब ये किया जा रहा है, मतलब ये किस तरह की साजिश है? बिल्कुल ये इंटेंशनली किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अमेरिका को चाइना वीक करना है,
चाइना को अपने साउथ ईस्ट एशिया को पूरा कंट्रोल रखना है। सिर्फ एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये मैं कहूंगी कि दूरदर्शिता थी जो उन्होंने BRI में अपने आप को इंक्लूड नहीं किया। हमने आज तक भी चाइना से डेट नहीं लिया। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्टर को वीकन करने का चल रहा है, एक चाइना अपना कंट्रोल करना चाह रहा है, अमेरिका उसको वीकन करना चाह रहा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि जहां जहां चाइना का कंट्रोल है मैं उस इकोनॉमी को वीक करता जाऊं, और चाइना चाह रहा है कि मैं उस इकोनॉमी पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता जाऊं। तो ये सब चल रहा है बिल्कुल इस समय दोनों के बीच में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बीच में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है वाली बात हो रही है। तो दो वो सुपर पावर्स बनने की कोशिश कर रही हैं, उनकी लड़ाई चल रही है। और यहाँ मतलब ये हुआ कि वो जो सोशल मीडिया बैन हुआ, मतलब ये एक दिन की कहानी नहीं थी, मतलब ये एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल बड़ी प्लानिंग थी, एक दिन की कहानी। वो तो उसी दिन रात में बंद हो गया था, सोशल मीडिया बैन तो हटा लिया गया था, बट जब प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने तो अपना डिसीजन, वो तो स्टॉप ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल उस इकोनॉमी को खत्म करने की बात थी, बिल्कुल पीछे ले जाने की बात थी। बिकॉज जो देखो वही डीप स्टेट की जो हम बार बार यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं, इंडिया में वो डीप स्टेट नहीं काम कर पा रहा। अब यहाँ पे आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कह लो, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कह लो, हमारी डाइवर्सिटी कह लो, इंडिया में वो डीप स्टेट वाली थ्योरी काम नहीं कर पा रही। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कुछ अपस्प्रिंग्स हो रहे हैं। ये जो लेफ्ट सेंटर ये सब जो बार बार लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो यही दिखाने का है। मतलब कहना नहीं चाहिए मैं, बट नाम ले लेती हूँ। एक भाई साहब राठी जी बैठे हैं जर्मनी में, एक शर्मा भाई साहब बैठे हैं यूके में, और वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये 3-4 दिन हाल फिलहाल की बात है, नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया, इंडिया के जेनजी को उठना पड़ेगा, इंडिया के जेनजी को नेपाल जैसी ये उपद्रव लाना पड़ेगा अपना डेमोक्रेसी रिक्लेम करने के लिए। भैया डेमोक्रेसी गई कहाँ है? तुम वहां बैठे ट्वीट कर रहे हो, दैट इटसेल्फ इज विजिबल कि डेमोक्रेसी नहीं गई है यहाँ पे। मतलब ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि डीप स्टेट बहुत कोशिश कर ली। इस समय हमारी जो सरकार है, वी आर फॉर्चुनेट। इसमें अब मुझे कोई लेबल लगा दे, कोई कुछ लगा दे, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, एंड यू नो यू हैव ऑल द फैक्ट्स, दिस इज ऑल द फैक्ट, दिस इज ऑल द डेटा। आज हमारे पास जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है कि हम इस समय बड़े फॉर्चुनेट हैं कि जो ये वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है उसमें अगर हमारी आज की डेट में कोई भी वीक सरकार होती तो हम शायद अगले नेपाल के बाद अगला नंबर शायद अगला या अगले के अगला नंबर हमारा होता। क्योंकि ये तो कोशिश चल ही रही है। जैसे मैंने बोला अभी अर्पित शर्मा, ठीक है नाम भी ले लिया आप तो मैंने, वो यूके में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, भैया इंडियन यूथ राइज। मतलब ये तो बिल्कुल जैसे वो पहले हुआ था, दी द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दिस इज नाउ योर टाइम की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि डीप स्टेट यहाँ काम नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे उपद्रव करो। अगर आप देखो वो जो फार्मर्स रेवोल्यूशन था, वो जो फार्म बिल्स हमने वापस लिए, किसान आंदोलन क्या था, कहां से फंडिंग आ रही थी? इतनी फंडिंग लवीना एक किसानों के पास कहां से आ सकती है? एमएसपी की तुम लड़ाई लड़ रहे हो भैया, तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं कि तुम एमएसपी के लिए कर रहे हो, और तुम्हारे पास इतने दिन तक उसके लिए पैसा आता गया। सो ऑल दैट इज द कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन। धीरे धीरे ये आपके वक्फ बोर्ड की लड़ाई देख लो, आप अपने यूसीसी की लड़ाई देख लो, आप अपने सीएए की लड़ाई देख लो। सब प्लान करके करवाया जाता है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, फंडिंग करके प्लान करके कराया जाता है। इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें टेंशन्स माउंट करने की, इसमें कहीं ना कहीं सिचुएशंस को एक अनार्किस्ट सिचुएशन यहाँ पे भी लाने की बहुत बड़ी कोशिश है, और बार बार की जाती है। बिल्कुल बार बार, क्योंकि हर बार विफल हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो ट्राई अगेन वाला चल रहा है इस समय मोटिव कि किसी तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करो। और अगर आज की डेट में भी हम इसमें नहीं जगते, हम अपने अप इन आर्म्स नहीं होते, तो मैं कहूंगी ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी लवीना। जैसे अभी ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, बगैर दिमाग लगाए हमारा ऑपोजिशन कह रहा है जी इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, दिस इज अ मोदी बिल्ट हेडेक। मतलब क्या चाह रहे हो भैया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोदी मेड ह्यूमिलिएशन चाहिए थी क्या तुम्हें पाकिस्तान, अगर तुम अमेरिका के सामने झुक जाते? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और हम आज भी इसमें नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये बार बार हो रहा है लवीना। तो ये हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट टाइम होगा, हमारे जेन जी को, हमारे यूथ को, हमारे सब जनता को समझना होगा कि ये अनार्किस्ट सिचुएशन पैदा करने की स्थिति की जा रही है और बार बार कोशिश की जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अलार्मिंग सिचुएशन में इसको कहूँ समझने की जरूरत, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या इस वक्त हमें, क्योंकि बार बार आपने कई सारे तो एग्जाम्पल भी दे दिया, अगर इस तरह की कोशिश की जा रही है तो ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, मतलब विफल तो हो रहे हो लेकिन बार बार ट्राई भी तो हो रहा है, तो बिल्कुल खतरनाक है। तो कैसे वो अलार्मिंग सिचुएशन लोगों को समझाई जाए?
क्या लगता है आपको? देखो लोगों को तो समझाई, देखो सोशल मीडिया कैन बी अ टूल, जैसे एवरीथिंग इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। एक तरफ अगर आपका सोशल मीडिया अनार्की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए लाया जा सकता है, तो वही सोशल मीडिया लोगों को समझाने के लिए भी लाया जा सकता है। अगेन मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगी, मे बी मेरे थॉट्स को कोई बोले बड़े रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, लेकिन लवीना अगर हम चीज़ों की गहराई में जाएं, मैं अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, लेकिन अगर हम इस चीज़ को समझें, एक मुसलमान बच्चा है, वो 4-5 साल का बच्चा भी रोजे रखता है, उसको अपनी नमाज में पता है क्या है। और हमारे यहाँ पे अगेन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, सनातन धर्म की बात होती है, सनातन क्या है? धर्म का मीनिंग तो आप मुझे पता समझा दोगे, सनातन का मीनिंग, सॉरी इफ आई एम साउंडिंग लाइक अ टीचर लवीना, okay, you are professor already, I know. No, so because probably if you are asking me, so I'll ask you, like it would be a cross question. So आप ये कहना चाह रहे हो कि वो एक धर्म के बच्चे को बचपन से सिखाया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं सिखाया जा रहा? You are asking this? बिल्कुल, मैं सनातन धर्म का बताऊंगी मेरे, क्योंकि मैं क्लास में जाके जब अपने टॉपिक से बच्चे होते हैं मूड में, अभी आज मैम थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो मैं बच्चों को ये बातें बताती हूँ। सनातन धर्म में सनातन का मतलब है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, जो चला आ रहा है और चलता जाएगा। और हमारे हिंदू बच्चों को 90% हिंदू बच्चों को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। तुम्हें वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो तुम्हें अपने अंदर के ये सारे जो ग्रंथ हैं, जो शिक्षाएं हैं, ये कहाँ पता होंगी? हमारे यहाँ पे बच्चे को आज भी नवरात्रि रखने के लिए कहा जाता है, अरे छोटा बच्चा यार अभी कैसे रखेगा, 12 साल का बच्चा। और नवरात्रि के जो हमारे फास्ट होते हैं बड़े इजी होते हैं लवीना, अमंग ऑल द फास्ट वो सबसे इजी है। वो तो 4 साल के बच्चे को नहीं कहते भैया ये रोजे कैसे रखेगा, वो बच्चा पूरे रोजे रखता है पूरे महीने के। तो ये एक अपने अंदर एक समझा, एक कूट कूट के भरा गया है, भैया मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, मुझे समझना है कि क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिहाद को, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुस्लिम ग्रंथ उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हमारे हिंदू बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। उसको एक सुपरफिशियल वर्ल्ड चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ध्रुव राठी को फॉलो कर रहे हैं, अर्पित शर्मा के लिए ट्वीट्स हो रही हैं। आप समझो क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अगेन मैं इसमें फिर से क्योंकि मेरा ना थोड़ा एक पोएटिक अंदाज भी है लवीना, तो मैं इसमें फिर से मैथिली शरण गुप्त की एक अगेन जो महाभारत में हुआ था उसके कुछ पंक्तियां कहूंगी। क्या देर लगती है बिगड़ते जब बिगड़ने पर हुए, फिर क्या परस्पर बंधु ही तैयार लड़ने को हुए। आखिर महाभारत समर का साज सज ही तो गया, डंका हमारे नाश का बेजोड़ बज तो ही गया। और अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो ये डंका हमारे नाश का फिर से बेरोक बजेगा। और ये बजने में हमारे सोशल मीडिया, हमारे जेन ज़ी को समझना होगा कि नहीं भैया हमें ये डंका अपने नाश का नहीं बजवाना। दिस इज द टाइम व्हेन वी ऑल हैव टू राइज एंड राइज अप इन आर्म्स। मैं हथियार पकड़ने को नहीं कह रही हूँ, बट समझना होगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा कि ये सब जो हो रहा है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। और जो आपकी सरकार कर रही है, जरूरी नहीं है हर चीज बोल के बताई जाए, आपको समझना होगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के एंटी ये सब हो रहा है जो हो रहा है, यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। आपने मुझे ये भी समझाया, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारी अब ना यात्राएं भी निकलती हैं, कई सारे आप देखिए आचार्य हैं, इस तरह के बयान भी आते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, या अखंड भारत की बात आती है। अब आपको लगता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है जिस बात का आपने जिक्र किया? बिल्कुल इसीलिए ही हो रहा है लवीना, क्योंकि बिल्कुल हम सोए हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अंडरकरेंट्स किस चीज़ के चल रहे हैं। हम मैडली एक सुपरफिशियल दुनिया में जी रहे हैं। आपने कहा मोदी जी बहुत संयम से काम ले रहे हैं, बिल्कुल वो संयम से ही काम ले रहे हैं। और इस संयम के पीछे की जो स्थिति है ये हमारे यूथ को समझना होगा, ये हमारे भारतीयों को समझना होगा। आप देखो फिर से नेपाल का जिक्र करते हैं, नेपाल में इस समय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र है वो। इनफैक्ट 2008 में जब वहाँ पे लोकतंत्र की एस्टैब्लिशमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बदला, वो अचानक ऐसा क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर नेशन बन गया। अरे भाई ऐसा क्या ही हुआ कि अचानक से हिंदू पॉपुलेशन कम हो गई? क्योंकि वो एक नैरेटिव चलाना था, सेक्युलरिज्म इज द इन वर्ड, सेक्युलरिज्म इज व्हाट इज द टुमारोज थिंग। ये सब एक कन्वर्जन हो रहे हैं, ये सब एक स्ट्रैटेजी चल रही है। और नेपाल में भी यही हो रहा था। पाकिस्तान की इतनी इंटरफेरेंस हो चली थी कि वहां पे मास कन्वर्जन शुरू हो गए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर नेशन पेपर पे लिख दोगे तो मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। और उसका ही हम खमियाजा आज देख रहे हैं कि इतने सारे सालों में एक सरकार पूरा टेन्योर नहीं टिक पाई, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उमर के नहीं आ पाई। तो आज भी अगर हम सोए रहेंगे तो हमारा नाश
बहुत ही नजदीक है। ठीक है, आखिर सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम भारत को मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 की बात की जाती है, कितना इसमें दम है, कितनी मतलब आपको लगता है हम उसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है? बिल्कुल हम उसको अचीव कर लेंगे अगर हम अपने फंडामेंटल्स देखें। हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आज इस समय इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और इसी स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल्स की वजह से ही तो चाइना और अमेरिका डर रहे हैं हमसे, बार बार अपने स्टैंड चेंज कर रहे हैं। चाइना को अचानक हमसे दोस्ती करने का सूझ गया, वो सब एक सिग्नल है। मैं कहती हूँ आपको अपनी नहीं सुननी, आपको अपना नहीं देखना, आपको अपनी आंख पे पट्टी बांध के चलनी है अगर, और नहीं देखना चाहते हो कि आपके फंडामेंटल्स, आपका डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसी से समझ जाओ कि ये वर्ल्ड के जो एक सिग्नल्स आ रहे हैं वो आपको एक सिग्नल बार बार दे रहे हैं। मैं एक मिनट ना अपना वो मुझे मिल नहीं रहा, खैर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसी से देखो लवीना की क्या सिचुएशन चल रही है। वहां पे अमेरिका बुलाता है, किसको अभी उसने बुलाया? आसिफ मुनीर को बुलाया अपने देश में 2 बारी। आसिफ मुनीर कौन है? वहां के उस कंट्री के आर्मी चीफ हैं। कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन इन इंडिया कि यहाँ पे मोदी जी को नहीं बुलाया जाए, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाए, और हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला लिया जाए, बट उनको नहीं बुलाया जा रहा बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट द स्ट्रेंथ इज। और पाकिस्तान में आसिफ मुनीर को बुलाया जा रहा है, शहबाज शरीफ, और वहां सब तालियां बजा रहे हैं, हाँ जी मुनीर को बुलाया जा रहा है। तो ये अपने आप में सिग्नल्स हैं, अपनी आंखें खोलो, उठो, दिस इज द टाइम टू राइज एंड अवेक लवीना। आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है जिस फैक्ट्स के साथ आज आपने इन सब बातों को रखा है, वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त किस तरह का है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद अगर उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो आज आपने बताया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त अर्थव्यवस्था या युद्ध की स्थिति में जब अलग अलग देश हैं, भारत कितनी मजबूत स्थिति में है, ये प्रोफेसर दीप्ति तनेजा ने हमको बताया।